नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमिनेक्स स्टडीज़ पर। मैं विपिन अग्रवाल जुड़ा हुआ हूं आपके साथ बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर। टॉपिक था हमारा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर हम कोशिका की उत्पत्ति, कोशिका के प्रकार तथा कोशिका की संरचना पढ़ चुके हैं। कोशिका की संरचना के अंतर्गत हमने कोशिका की जो संरचना है वो लाइपोप्रोटीन से बनी हुई पाई। लाइपोप्रोटीन अर्थात लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई संरचना तथा कुछ मात्रा में कोशिका झिल्ली के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की संरचना के संदर्भ में 3 मॉडल दिए गए, जिसे सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तथा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। वर्तमान में माननीय मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली की कोशिका जो झिल्ली होती है उसमें लिपिड के लेयर्स के बीच बीच में प्रोटीन के अणु धसे हुए रहते हैं तथा इसी झिल्ली के आधार पर कोशिका चयनात्मकता एवं अर्धपारगम्यता का गुण प्रदर्शित करती है, जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली से होकर के सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही या सेलेक्टेड पदार्थ ही कोशिका के अंदर आते हैं एवं कोशिका के बाहर जाते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें मैंने आपको पॉइंट बताया था कि यह प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक सभी में एक समान रूप से उपस्थित होती है। लेकिन कोशिका झिल्ली के अलावा एक संरचना और होती है जो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है लेकिन अन्य सभी जीवों में उपस्थित होती है। तो वह संरचना है कोशिका झिल्ली। तो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति या इसे सेल वॉल भी कहा जाता है। देखिए, कोशिका झिल्ली तो प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक सभी जीवों में, चाहे वो पादप हो या जंतु कोशिका हो, सभी में एक समान रूप से होती है। लेकिन कोशिका भित्ति जो है वो पादपों का एक अभिलाक्षणिक गुण है, अर्थात पादपों में यह निश्चित रूप से उपस्थित होती है। इसकी जो अनुपस्थिति है वो केवल जंतु कोशिकाओं में होती है तथा अन्य सभी जीवों में यह एक समान रूप से पाई जाती है। अगर कोशिका भित्ति को एक परिभाषा के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार की परिभाषा का निर्माण होता है कि कोशिका भित्ति एक निर्जीव ठोस एवं सुरक्षात्मक आवरण होता है। यह पादप एवं अन्य जीवों की कोशिका के चारों ओर उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति एक निर्जीव ठोस एवं सुरक्षात्मक आवरण होता है। यह पादप व एवं अन्य जीवों की कोशिका के चारों ओर उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पादपों में सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अगर हम शैवालों की बात करें तो शैवाल में यह गैलेक्टेंस, मेनान्स, CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। कवक में यह काइटिन की बनी हुई होती है। तथा जीवाणुओं में यह पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। तो देखिए, हमारी परिभाषा से, हमारी टर्म से स्पष्ट है कि कोशिका भित्ति एक निर्जीव ठोस एवं सुरक्षात्मक आवरण होता है तथा यह पादप एवं अन्य जीवों की कोशिका के चारों ओर एक बाह्य आवरण के रूप में उपस्थित होता है। पादपों में यह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। शैवालों में यह गैलेक्टेंस, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट एवं CaCO3 की बनी हुई होती है। कवकों में यह काइटिन की बनी हुई होती है तथा जीवाणु में यह पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। अब अगर हम बात करें सेल वॉल के फंक्शंस की, तो सेल वॉल के कार्य या फंक्शंस किस प्रकार के होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से जो कोशिका भित्ति होती है वह कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पादप कोशिका के चारों ओर उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पादप कोशिका के चारों ओर एक बाह्य सुरक्षात्मक आवरण के रूप में
उपस्थित होती है। यह पादप की सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा एवं बाह्य वृहद अणुओं से किस किस से, सर्दी, गर्मी, वर्षा एवं बाह्य आघातों से, एक्सटर्नल डैमेज से तथा बाह्य वृहद अणुओं से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो देखिए कोशिका भित्ति मुख्य रूप से कहाँ उपस्थित होती है, पादप कोशिका के चारों ओर। पादप कोशिका के बाहर यह किससे बनी हुई होती है, कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है, मुख्य रूप से सेल्यूलोज से। मुख्य रूप से यह पादप कोशिका के चारों ओर सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। क्या कार्य है इसका, यह सर्दी, गर्मी, वर्षा एवं बाह्य आघातों से रक्षा करती है, बाह्य वृहद अणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है, पादप कोशिका के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। अब इस टर्म से यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए मैक्सिमम जो कोशिका भित्ति से जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जल के लिए, कोशिका भित्ति जल के लिए पारगम्यता दर्शाती है। कोशिका भित्ति जल के लिए पारगम्यता दर्शाती है। अगर ऑप्शंस ले हम, ए है अर्ध पारगम्यता, बी है चयनात्मक पारगम्यता, सी है पारगम्य और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कोशिका भित्ति जल के लिए पारगम्यता दर्शाती है कि कोशिका भित्ति से होकर जो जल के अणु हैं वह पादप कोशिका के अंदर किस प्रकार से जाते हैं, और अगर जाते हैं तो किस प्रकार की प्रोसेस होती है, किस प्रकार के गुण के द्वारा वो जाते हैं। और ए ऑप्शन है आपका अर्ध पारगम्यता, सेमी परमेबिलिटी के द्वारा, बी है चयनात्मक पारगम्यता, सेलेक्टिव परमेबिलिटी के द्वारा, और सी है पारगम्य परमेबिलिटी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पारगम्य। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जल है वो कोशिका भित्ति के लिए पारगम्य होता है। ध्यान रखिएगा, जल के अणु कोशिका भित्ति से होकर के पादप कोशिका के अंदर जा सकते हैं, इसीलिए जो जल है वो पादप कोशिका के लिए कैसा होता है, पारगम्य होता है। अब अगर हम कोशिका भित्ति के प्रकारों पर बात करें तो कोशिका जो भित्ति जो होती है वह पादप कोशिका में 3 प्रकारों में 3 लेयर्स में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर 3 लेयर में व्यवस्थित होती है। इन लेयर्स को कहा जाता है प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, या इसे हम कह सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या कह सकते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। पहली है प्राथमिक कोशिका भित्ति, या इसे प्राइमरी सेल वॉल भी कहा जाता है। दूसरी कहलाती है द्वितीयक कोशिका भित्ति, या इसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। और तीसरी कहलाती है तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति, या इसे टर्सरी सेल वॉल कहते हैं। देखिए पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है यह 3 लेयर्स में उपस्थित होती है। इन्हें प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल तथा तृतीय कोशिका भित्ति या टर्सरी सेल वॉल कहा जाता है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। और यह मुख्य रूप से प्रत्येक पादप कोशिका के चारों ओर उपस्थित होती है। लेकिन अगर पादप कोशिका के चारों ओर द्वितीय कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाए तो यह सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई होती है।
और अगर कोशिका भित्ति तृतीय कोशिका भित्ति के रूप में पादप कोशिका के चारों ओर उपस्थित हो जाए तो फिर यह लिग्निन, सुबेरिन, जाइलिन इत्यादि की निर्मित होती है या इत्यादि से निर्मित होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, पादप कोशिका के चारों ओर बाह्यतम सुरक्षात्मक आवरण जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, जो पादप कोशिका को बाह्य आघातों से, सर्दी, गर्मी, वर्षा से रक्षा करता है, क्या कहलाता है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहलाता है। सेल वॉल मुख्य रूप से किसका गुण है? पादप कोशिका का। लेकिन पादप कोशिका के साथ साथ यह किस किस में मिलेगी? सेवालों में मिलेगी, गैलेक्टेंस मेनान से बनी हुई, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई, कवक में मिलेगी, काइटिन से बनी हुई, तथा जीवाणुओं में यह पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई उपस्थित होती है। और एक्सेप्शनल केस के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जंतुओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है तो यह होती है एब्सेंट। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर यह लेयर्स में, पादप कोशिका में अगर यह इस प्रकार से लेयर्स में अगर व्यवस्थित हो जाए तो ये 3 प्रकार की लेयर बनाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका भित्ति जल के प्रति क्या होती है तो मैं आपको बता चुका हूं, यह जल के प्रति पारगम्य होती है, अर्थात यह जल के अणुओं को कोशिका भित्ति से अंदर की ओर आने देती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो पूछा जाता है आपका यहां से कि पादप कोशिका का सीमेंट किसे कहते हैं? पादप कोशिका का सीमेंट किसे कहते हैं? देखिए, कोशिका भित्ति से यह प्रश्न पुटअप किया जाता है कि पादप कोशिका का सीमेंट किसे कहते हैं। तो पादप कोशिका का सीमेंट कहलाता है हेमीसेल्यूलोज। क्या कहलाता है? हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज को पादप कोशिका का सीमेंट कहा जाता है। देखिए, सीमेंट क्या करता है? 2 लेयर्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जैसे 2 ईंटों को आपस में किसकी सहायता से जोड़ा जाता है? सीमेंट की सहायता से, जिससे वो दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। इसी प्रकार से हेमीसेल्यूलोज क्या करता है? हेमीसेल्यूलोज पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के आपस में संबंध स्थापित करता है, कोशिका भित्ति में आपस में संबंध स्थापित करता है, और यह कोशिका भित्ति में विभिन्न प्रकार के पदार्थों एवं अणुओं को क्या प्रोवाइड कराता है? एक माध्यम प्रोवाइड कराता है जिससे कोई भी अणु या कोई भी पदार्थ एक लेयर से दूसरे लेयर में जा सकता है। इसीलिए इसे पादप कोशिका का सीमेंट कहते हैं। देखिए, पादप कोशिका में अगर बात करें मुख्य रूप से बाह्यतम आवरण की, सुरक्षात्मक आवरण की, तो उसे क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो अब हम सेल बायोलॉजी के अंदर कोशिका के कार्य पढ़ चुके हैं, संरचना पढ़ चुके हैं, तथा पादप कोशिका के चारों ओर मुख्य रूप से पादपों में उपस्थित कोशिका भित्ति के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर जो जेली समान पदार्थ होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर जो जेली समान पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो अगर हम एक सेल का डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार से हम सेल को प्रदर्शित करते हैं। सेल के चारों ओर, एक कोशिका के चारों ओर क्या उपस्थित होती है? कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। कोशिका के चारों ओर क्या उपस्थित होती है? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, जो लिपिड एवं प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति के ठीक मध्य में, अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो कोशिका भित्ति के ठीक मध्य में कोशिका को कंट्रोल करने वाला डायरेक्टर या कोशिकांग पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इसके अलावा कोशिका में अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जैसे ER या अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, रिक्तिका या वैक्यूल इत्यादि। ये सभी कोशिकांग कहाँ पर उपस्थित होते हैं? ये सभी कोशिकांग कोशिका के अंदर सक्रिय रूप से पूरी कोशिका झिल्ली के अंदर एक जेली समान पदार्थ में व्यवस्थित रहते हैं। ये सभी संरचनाएं ER या अंतःप्रदवी जालिका,
गोल्जिकाय या हम बात करें रिक्तिका की, ये सभी संरचनाएं कोशिका के अंदर जिस द्रव्य में फैली हुई रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य, या इसे प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो जेली समान पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। देखिए, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य से जो क्वेश्चन सबसे पहले पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई? तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसके द्वारा की गई? डुजार्डिन के द्वारा। डुजार्डिन ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को खोजा और इसे नाम दिया सारकोड। क्या कहा? सारकोड कहा। इसके बाद में जो प्रोटोप्लाज्म नाम है यह दिया गया पुरकिंजे के द्वारा, नाम दिया सारकोड। तथा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, तो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसके द्वारा दी गई? पुरकिंजे के द्वारा। पुरकिंजे के, देखिए बहुत से विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जीवद्रव्य की खोज के लिए डुजार्डिन या पुरकिंजे में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसे सही माने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो आपका आंसर आना चाहिए डुजार्डिन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा? पुरकिंजे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले डिस्कवरी के लिए, खोज के लिए नाम किसका लिया जाएगा? डुजार्डिन का। तथा प्रोटोप्लाज्म टर्म के लिए नाम किसका लिया जाएगा? पुरकिंजे का। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है यह स्थिति के आधार पर कैसा होता है, कैसी इसकी संरचना होती है, तो प्रोटोप्लाज्म एक सेमी सॉलिड, किस प्रकार का? सेमी, देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं, जो प्रोटोप्लाज्म होता है यह कैसा होता है? सेमी सॉलिड या अर्धठोस तरल प्रकार का होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट होता है, तथा सोल फोम वाला होता है। कैसा होता है? सोल फोम, सोल फोम या जेली समान। सोल फोम किसे कहते हैं? जैसे घरों पर विक्स या वेस्लिन आपने सभी ने देखी होगी, या घर पर चाशनी तो आपने जरूर बनाई भी होगी मम्मा के साथ में, या घर पर देखी जरूर होगी। कैसी होती है? जब वो गाढ़ी हो जाती है तो ना तो वो ठोस होती है ना ही लिक्विड होती है, अर्ध ठोस प्रकार की हो जाती है, अर्ध तरल प्रकार की हो जाती है। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है यह भी इसी प्रकार का होता है। यह कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग जैसे ईआर, गोल्जिकाएं, रिक्तिकाएं, इन सभी को एक माध्यम प्रोवाइड कराता है। प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? कोशिका के अंदर उपस्थित जितने भी कोशिकांग होते हैं उन सभी को माध्यम प्रोवाइड कराता है, जिससे ये सभी कोशिकांग कोशिका के अंदर अपनी सभी जैविक क्रियाएं कर सकें। इसीलिए यहाँ पर एक टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती है, टर्म बनती है हमारी कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? देखिए, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह कोशिका के अंदर सभी कोशिकांगों के लिए एक माध्यम प्रोवाइड कराता है, एक बेस प्रोवाइड कराता है, जिससे सभी कोशिकांग अपनी सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं कर सकें। इससे यह एक भौतिक प्रकार का कार्य करता है। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल यूनिट या फिजिकल बेस, भौतिक आधार कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है? जूलियन हक्सले ने। किसने कहा है? जूलियन हक्सले ने। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है? जूलियन हक्सले ने। आपसे पूछा जाए जीवन की भौतिक इकाई क्या कहलाएगी, तो भी आंसर क्या आएगा? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए जीवन का आधार क्या कहलाता है या जीवन की आधारभूत इकाई क्या कहलाती है, तो आंसर क्या आएगा आपका? कोशिका। ध्यान रखिएगा, आधारभूत इकाई कोशिका और भौतिक आधार क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर सभी कोशिकांगों को
क्या प्रोवाइड कराता है, एक माध्यम प्रोवाइड कराता है जिससे सभी कोशिकांग अपने कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा यह कोशिका के अंदर एक गति बनाए रखता है जिससे सभी कोशिकांग आपस में एक दूसरे के साथ में संपर्क स्थापित कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ में जो पदार्थ हैं, अणु हैं, उनको शेयर कर पाते हैं। जैसे ईआर की हम बात करें तो ईआर कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, और यही प्रोटीन कोशिका झिल्ली के माध्यम से जीव द्रव्य से होकर के जहां पर भी कोशिका दूसरी कोशिकाओं को प्रोटीन या दूसरे अणुओं की जरूरत होती है वहां ट्रांसफर किए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक मीडियम का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, आपसे वापस रिपीट कर रहा हूं कि इसकी खोज डुजार्डिन के द्वारा, नाम किसने, क्या नाम दिया डुजार्डिन ने, इसे सार्कोड नाम दिया, तथा अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया, पुरकिंजन ने दिया। आज की क्लास में हमने प्रोटोप्लाज्म की स्थिति के बारे में जाना और देखा कि किस प्रकार से यह एक माध्यम का कार्य करता है। नेक्स्ट क्लास हम इसी प्रकार से आपके साथ रहेंगे और तब तक के लिए हमारे इस प्रकार के कंटेंट्स को देखने के लिए जुड़े रहिए। एमएनएक्स स्टडीज़ के आपके अपने प्लेटफॉर्म पर मैं विपिन अग्रवाल जुड़ा रहूँगा सेल बायोलॉजी के टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।